नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा दोस्तों कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर, जो कि रिलेटेड रहेंगे बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी से। जी हाँ, बिल्कुल आप सही देख पा रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे दोस्तों। और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, ये जो पूरी बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी की जो न्यूज़ है, जो हम लोग आज इंपॉर्टेंट इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो दोस्तों हमारी अप्रैल मंथ की रहेगी। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अप्रैल 2022 से जितनी भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी की खबरें रही है उस मंथ में, उन सबको कोलैबोरेट कर कर एक एक्यूमुलेटिव वीडियो यहाँ पर हम आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके, ताकि आप लोग प्रैक्टिस यहाँ पर हमारे साथ जुड़कर और मजबूत बना सके अविजन इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम टॉप 30 न्यूज का यहाँ पर जिक्र करेंगे, पूरी डिटेल फॉर्म में उसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ उसके जो स्टैट्स रहेंगे रिलेटेड, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए तो आप डायरेक्टली लिंक से भी, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसे कॉपी कर सकते हो या फिर डाउनलोड कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम ऐप पे आपको इजीली मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पर पहले तो लॉग इंस्टॉल कर लीजिए टेलीग्राम ऐप को। लॉग इन करने के बाद सर्च करिए विजन इंस्टीट्यूट। कुछ इस प्रकार का लोगो आपको दिखाई देगा दोस्तों, उस ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। वहां पर आपको लिंक भी मिल जाएगी और इसी के साथ साथ पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला न्यूज। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा न्यूज नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों, बैंक्स रिपोर्टेड फ्रॉड टू टेलिंग ₹34,000 अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी से रिलेटेड ही सारी न्यूज रहेगी। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली एक फ्रॉड रिपोर्ट किया है बैंक्स का, जो कि 34,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर देखने को मिला है दोस्तों। पूरी बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा, in the 9th month ending December, 96 incidences of fraud was recorded by 27 scheduled commercial banks. Now what is scheduled commercial bank? हम लोग बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक वो होते हैं दोस्तों जो कि सेकंड शेड्यूल में, किसमें, सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर होते हैं, किसके, आरबीआई के, ठीक है। तो ये जो आरबीआई है, इन पर पूरा नेतृत्व करती है, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से जांच करती है इनके ये कैसे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इनको लाइसेंस भी यही प्रोवाइड करती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, हमारे इंडिया में अगर इंडिया की सॉइल पर बैंकिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करना है ना, तो लाइसेंस चाहिए। और लाइसेंस कौन देता है? आरबीआई देता है। आगे बात समझ में। अच्छा, कौन कौन सी बैंक में शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के अंदर आती है, जिनका जो मैं बोलूँ आपको, मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 25 लाख के ऊपर होना चाहिए, वही शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक कहलाती है, जिसको सेकंड शेड्यूल में भर्ती मिलती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो वो हो जाती है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। तो 27 शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू टेल ₹34,097 करोड़। मैम 12 बैंक्स है प्राइवेट सेक्टर की, तो 27 कैसे? अरे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर दोनों को मिलाकर बात की गई है, ठीक है। तो आज के टाइम में, आज के डेट में टिल डेट अगर बात करूं, तो गवर्नमेंट की कितनी बैंकें हैं भाई? 12 बैंकें हैं, ठीक है। 12 बैंक्स, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट अभी तक मौजूद है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके साथ और क्या चाहिए? पंजाब नेशनल बैंक हैड ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रॉड, ₹4,820 करोड़। मीनवाइल बैंक ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रॉड्स, दैट इज 13, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फ्रॉड किसमें हुए? बैंक ऑफ इंडिया में। लेकिन सबसे बड़ा फ्रॉड किसमें हुआ है? पंजाब नेशनल बैंक में, 4,820 करोड़, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको यहाँ पर देनी। अब बात करते हैं न्यूज नंबर 2 की। स्मॉल सेविंग स्कीम इंटरेस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड फॉर जून 30, 2022 क्वार्टर। तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो है वो यहाँ पर अनचेंज रही है, इंटरेस्ट रेट उसके। पढ़ते हैं पूरा। गवर्नमेंट हैज येट टू अगेन डिसाइड टू कीप इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स और पोस्ट ऑफिस स्कीम फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। पढ़ लेते हैं। यहाँ पर पीपीएफ जो फंड है उसमें 7.10 भी इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग में 7.40, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना में 7.60%। यहाँ पर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 6.80% और किसान विकास पत्र में केवीपी 6.9%, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है, कि यहाँ पर जितनी भी इंटरेस्ट रेट्स है ना स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर, उसे बिल्कुल क्या रखा गया है, अनचेंज्ड रखा गया है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा बहुत नॉलेज में रहेगा तो अच्छा रहेगा। बात करते हैं न्यूज नंबर 3 की। एडीबी, एचएसबीसी
India sign a 100 million partial guarantee program to promote micro loans. माइक्रो लोन्स क्या होते हैं दोस्तों? जो कि क्या होते हैं? छोटे लोन्स होते हैं, ठीक है, जो शॉर्ट लोन्स होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं क्या? माइक्रो लोन्स। पहली बात। चलो, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, क्या हो जाता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एचएसबीसी, एचएसबीसी हो जाता है आपका आपका एचएसबीसी बैंक आपको पता है फॉरेन बैंक है, ठीक है। शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन है, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर इन्होंने साइन किया 100 मिलियन पार्शियल गारंटी। पार्शियल गारंटी मतलब हाफ गारंटी पर, कुछ पैसा गारंटी पे है, कुछ पैसा अनगारंटी, मतलब गारंटीड नहीं है। पूरी बात करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक and HSBC India will jointly create a 100 million partial guarantee program to support micro borrowers and women run micro enterprises across India. तो मतलब बेसिकली जो स्मॉल सेगमेंट्स के बिजनेस है और जो विमेन जो माइक्रो एंटरप्राइजेस में है या फिर एंटरप्रेन्योर्स है वुमेन, उनको यहाँ पर इनिशिएट करने के लिए 100 मिलियन का पार्शियल लोन का एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हुआ है एडीबी के बीच में और एचएसबीसी इंडिया के बीच में। तो ये बात आपको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर जो टोटल फंड आउटले है ना 100 मिलियन, तो थोड़ा ये भी याद रखना। अंडर द डील एचएसबीसी विल एक्सपेंड इट्स लेंडिंग टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज क्या होता है? जो कि शैडो बैंकिंग होती है। जो कि क्या होती है? शैडो बैंकिंग। शैडो बैंकिंग मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्या होता है? जो कि बैंक नहीं होता लेकिन बैंक की तरह काम करता है। जैसे मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम गोल्ड लोन, ये लोग बैंक नहीं है लेकिन बैंक के कुछ काम ये करते हैं, ठीक है, जो कि कुछ फंक्शंस होते हैं जो बैंक के हूबहू ये लोग कॉपी करते हैं, ठीक है। तो ये बात। व्हाइल मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसी एडीबी विल प्रोवाइड पार्शियल गारंटी टू द लोन्स, अब ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। एचएसबीसी इंडिया के बारे में डेफिनेटली मुझे आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहिए। तो इसे फाउंड किया गया था 1853 में, हेडक्वार्टर हो जाता है मुंबई में, सीईओ है हितेंद्र दवे, ठीक है। और एडीबी की अगर मैं बात करूं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, इसको 1966 में फाउंड किया गया था। 68 मेंबर कंट्रीज है इसकी, हेडक्वार्टर मनीला में है और प्रेसिडेंट आप पढ़ लीजिए मत्सुको अस्कावा। हमें यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, आपका प्रैक्टिस करवाना है, ठीक है, आपकी जो बोलते हैं रिविजन करवाना है और वो भी अपडेटेड फॉर्म में करवाना है, ठीक है। जो भी अपडेट्स हो सकता है आपने अप्रैल में पढ़ा हो, जून में कुछ बदल गया हो, तो वो जून वाली चीज मुझे आप लोगों को यहाँ पर कन्वे करनी है। आई बात समझ में आपको? तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। RBI extends timeline for banks to use lockable cassettes in ATMs by a year, March 31st, 2023। अब इसका मतलब क्या है पहले तो ये देखेंगे। RBI, Reserve Bank of India, has advised bank to consider using lockable cassettes in ATMs which shall be swapped at a time of cash replenishment। तो बेसिकली आपको पता है एटीएम कोई ऐसी मशीन तो नहीं कि अंदर अंदर नोट छाप रही है। आई बात समझ में? कुछ टाइम बाद एटीएम में क्या करना पड़ता है, इंसान जाता है पैसे डालता है, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेशन में पैसे वहां पर जमा करता है, ठीक है। तो ये बात आपको पता है, राइट। अब यहाँ पर जो आरबीआई है वो बोलता है कि लॉकेबल कैसेट्स भी यहाँ पर हो जाए, ठीक है, लॉकेबल कैसेट्स भी यहाँ पर डाली जाए। तो ये लॉकेबल कैसेट्स है क्या, ठीक है। तो ये लॉकेबल कैसेट्स होती क्या है, ये बात हम यहाँ पर करेंगे कि लॉकेबल कैसेट्स किस तरीके से काम करती है। तो बेसिकली ये एक स्पेशली डिजाइन कैसेट होती है जो कि प्रॉपरली डिस्पेंस होती है कैश, ताकि जो ठीक तरीके से डिनोमिनेशन जो है वो लोगों के पास जा सके, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। जैसे मैं आगे आपको पढ़ाऊं, बैंक्स वर डायरेक्टेड टू इंप्लीमेंट द लॉकेबल कैसेट स्वैप इन अ phased manner such as at least 1/3 ATMs operated are mere covered every year by the ATM achieve cassette swap। तो ये ध्यान रखिएगा, हर किसी को डिनोमिनेशन इक्वली यहाँ पर प्रोवाइड की जाए, इसे बोलते हैं लॉकेबल कैसेट्स, ठीक है ना। अब इसमें कैसेट्स मतलब ये थोड़ा कि वो आप ये मत सोच लेना कि कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, भाई रिकॉर्ड नहीं होता इसमें। जो कैसेट स्वैपिंग होती है ना, तो इसकी डेडलाइन यहाँ पर बढ़ाई गई है। तो यहाँ पर डेडलाइन बढ़ाकर कितनी कर दी है, 31 2023। तो ये ध्यान रखना, दिस इज इम्पोर्टेंट, है ना। तो बेसिकली ये क्या होगा ना कि ये जो जैसे रोड मैपिंग होती है ना, उसी तरीके से कैसेट भी यहाँ पर एटीएम में काम करते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल भाषा में समझाओ। तुम्हें जो ध्यान रखना है वही ध्यान रखना है, इसकी डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है बस। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पार्टनर्ड विद क्विक आईडी टू डिजिटाइज कंज्यूमर ऑन बोर्डिंग। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की है क्विक.id से,
तो यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो 1911 में फाउंड हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर है, एमडीसीओ माधव वेंकटा राव है, और टैगलाइन है सेंट्रल्स टू यू सिंस 1911। तो अगर हमने टैगलाइन याद कर ली ना तो फाउंडेशन ईयर तो ऐसे ही याद हो जाएगा। और देखो इंडिया है लास्ट में, मैंने हमेशा आपको बताया जिस बैंक का एंडिंग इंडिया से होगा उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, हमेशा मुंबई में। तो ये एक ट्रिक थी। अच्छा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पार्टनर विद क्विक आईडी टू इम्प्लीमेंट डिजिटल केवाईसी वीडियो केवाईसी फॉर इट्स नेटवर्क अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि अगर आप सीबीआई में अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, तो क्विक डॉट आईडी के थ्रू केवाईसी जल्दी करवा सकते हो ताकि आप वो अप्रूव कर दे और आपका अकाउंट फटाफट खुल जाए। ठीक है, तो ये छोटी सी बात यहाँ पर थी, पार्टनरशिप की बात है, ध्यान रखना। न्यूज नंबर 6 पर चलते हैं। एचडीएफसी एग्रो अर्गो लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्री बेस्ड डिजिटल कंज्यूमर एंगेजमेंट एंड रिवॉर्ड्स प्रोग्राम वॉल्ट। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि लॉन्च किया है वॉल्ट प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या है देखो वॉल्ट प्रोग्राम। वॉल्ट प्रोग्राम इज ए कस्टमर एंगेजमेंट बेस्ड मेंबरशिप प्रोग्राम। अंडर द प्रोग्राम एलिजिबल कस्टमर्स विल बी incentivized by the way to reward points and meeting in the specified criteria और actions। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या होगा ना कि जो कस्टमर एंगेज है ऑलरेडी, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ, उन्हें कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे जिनसे वो क्या कर सकते हैं, वो एट अ टाइम ऑन मीटिंग, पॉइंट ऑन मीटिंग पर उसे रिडीम करा सकते हैं, जिससे मतलब जैसे कि कैशबैक फैसिलिटीज होती है ना, वैसे टाइप का कुछ। ठीक है, दिस प्रोग्राम इज एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट अ न्यू आइडिया अंडर द एडाई। एडाई आपको पता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब जो रेगुलेटरी बॉडी होती है ना इंश्योरेंस की, वो होती है एडाई। जैसे सारी बैंक के ऊपर जो अथॉरिटी है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे पूरी अगर मैं बात करूं पेंशन के ऊपर है तो पेंशन है पीएफआरडी, पेंशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसी तरीके से एडाई है, किसके ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर। तो एचडीएफसी अर्गो की अगर बात करें, हेडक्वार्टर मुंबई में हो जाता है, एमडीसीओ रितेश कुमार हो जाते हैं। ठीक है, तो पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है। अब देखो आगे से कस्टमर्स के रिजल्ट कैसे आते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे, जब इसके रिजल्ट घोषित किए जाएंगे तब हम आपको बताएंगे। याद रखने वाली बात यहाँ पर क्या है कि भाई यहाँ पर ये लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये बेसिकली डिजिटल कस्टमर एंगेजमेंट है पहली बात तो, और यहाँ पर ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया उसका नाम है वॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। न्यूज नंबर 7, एडीबी प्रोवाइड्स यूएसडी 143 बिलियन टू बांग्लादेश। बांग्लादेश की हालत पता है आपको, है ना। तो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यहाँ पर हेल्प किया है इन्होंने, यूएसडी 143। आप लोग को यहाँ पर टोटल फंड आउटले पे क्वेश्चन पूछेगा, फंड आउटले पे क्वेश्चन आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एडीबी ने अप्रूव किया है लोन पैकेज ऑफ यूएसडी 143 बिलियन टू बांग्लादेश टू सपोर्ट गवर्नमेंट एफर्ट्स टू स्पीड अप द ग्रोथ बाय इंप्रूविंग द एफिशिएंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फ्रॉम द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, यहाँ पर लोन दिया गया है किसके द्वारा, एडीबी के द्वारा, किसको, बांग्लादेश को। बस बात इतनी सी है, कितने का, 143 बिलियन डॉलर्स का, ताकि वो अपने गवर्नमेंट आइडियाज को अच्छे से इम्प्रोवाइज कर सके, स्टैब्लिश कर सके, रियलिबिलिटी ला सके, लोगों के ऊपर अपना फेथ जमा सके, एफिशिएंसी ला सके, प्रिडिक्ट जो करते हैं वो सही हो सके, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो उनके होते हैं वो थोड़े अच्छे से हो चुके, जो ट्रेड रिलेशंस है दूसरी कंट्रीज के साथ वो भी बेटर हो सके। इस चीज को लेकर यहाँ पर ये फंड लिया गया है बांग्लादेश के द्वारा एडीबी से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। न्यूज नंबर 8, आरबीआई सेट डब्ल्यूएमए लिमिट। डब्ल्यूएमए क्या होता है, वेज एंड मीन एडवांसेस। ठीक है, चलो, RBI set WML limit of Government of India for the first half of the financial year 2022-23 at rupees 1,50,000 crores। पूरी बात पढ़ लेते हैं यहाँ पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट अ लिमिट ऑफ WMA फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट हाफ। एक ही बात लिखी हुई है दोस्तों, यहाँ पर WMA लिमिट सेट कर दी है गवर्नमेंट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, कितनी, 1,50,000 करोड़ की। सबसे पहला क्वेश्चन तो तुम्हें यही पूछ लेगा। ठीक है, और वो भी कब से कब तक, अप्रैल से लेकर सितंबर तक भैया। तो ये भी देना फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर मतलब 6 मंथ्स के लिए 1.5 लाख करोड़। द रिजर्व बैंक में ट्रिगर फ्लैश फ्लोट ऑफ आयन मार्केट लोन्स वेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूटिलाइजेस 75% ऑफ द डब्ल्यूएमए लिमिट। इंटरेस्ट रेट क्या रहेगी डब्ल्यूएमए की, रेपो रेट, ओवरड्राफ्ट कितना रहेगा, 2% प्लस रेपो रेट। मैंने पढ़ाया है आप लोग को ऑफलाइन में, ये ऑनलाइन में भी पढ़ाया। ठीक है, देखो डब्ल्यूएमए, देखो बेसिकली, देखो बिल्कुल कंसेप्ट में तुम्हें समझा दूंगा अच्छे से। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, तुम्हें पता है, और वो किसके पास जाता है भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्री में तो देगा नहीं,
पैसे, किसी को भी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी को भी फ्री में पैसे नहीं देता, कमर्शियल बैंक को भी नहीं, पब्लिक को भी नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी नहीं, वाले कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे देता है ना, तो वो WMA पे देता है, क्या, WMA, ठीक है। तो यहाँ पर वो 1,500 करोड़ रुपए की लिमिट सेट कर चुका है कि 1,500 करोड़ रुपए ही दूंगा अगर तुम लोगे तो। कब से कब तक? 6 महीने तक, मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर तक। ऑलरेडी जून तो चल ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1,500 करोड़ रुपए की लिमिट सेट कर दी कि इससे ज्यादा लोन मैं तुम्हें नहीं दूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसके बदले भी अगर तुम मुझसे लोन ले रहे हो, मतलब 1,500 करोड़ भी तुम जो लोन ले रहे हो, उस पर मुझे तुम्हें रेपो रेट एज ए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रेपो रेट कितना है? देखो, अप्रैल में रेपो रेट कितना था भाई? 4% था, ठीक है। फिर बढ़कर कितना हुआ? 4.40% हुआ। लेकिन आज के डेट में, ठीक है, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए, जब आप ये वीडियो देख रहे हो मेरे लिए, तो यहाँ पर वीडियो देखते हुए जो रेपो रेट है वो है 4.90%। तो मतलब आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर RBI से लोन ले रही है दोस्तों, तो वो रेपो रेट कितना दे रही है? 4.90% दे रही है। अगर मान लो, जैसे सपोज करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज के डेट में लोन लिया, ठीक है, और बोला कि मैं 50 दिन बाद तुम्हें ये लोन लौटा दूंगा RBI, ठीक है, और 50 दिन हो गए और वो लोन नहीं लौटा पाया, तो 51th डे से उसका ओवरड्राफ्ट चालू हो जाता है। क्या हो जाता है? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट होता है 10 दिन का। कितने दिन का? 10 दिन का ओवरड्राफ्ट होता है, ठीक है। वो 10 दिन में ओवरड्राफ्ट में जो रेपो रेट है उसके ऊपर 2% और ब्याज देना पड़ता है। मतलब अब क्या हो जाएगा? 6.90% हो जाएगा। कितना? 6.90%। आ गई बात समझ में? तो एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप लोग को बता दी है मैंने, ठीक है। 1,500 करोड़ की लिमिट है पहले 6 महीने, मतलब हाफ फाइनेंशियल ईयर के लिए। WMA लिमिट क्या होती है? WMA लिमिट होती है भाई, इंटरेस्ट होता है WMA का, रेपो रेट। और अगर रेपो रेट की लिमिट, मतलब जो जितने टाइम के लिए लोन लिया था उसको एक्सीड कर जाते हैं, तो वो ओवरड्राफ्ट में शिफ्ट हो जाता है, जिसमें 2% ज्यादा लगते हैं रेपो रेट के ऊपर, ठीक है। पूरी बात मैंने समझा दी। नेक्स्ट शब्द, RBI की बात यहाँ पर बताता है। RBI देखो दोस्तों, गवर्नर है शक्तिकांता दास, 25th पोजीशन पर है। डेप्यूटी गवर्नर 4 होते हैं, नाम याद रखना, महेश कुमार जैन, MD पात्रू, M राजेश्वर राव, T रविशंकर, ठीक है। अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चलो बात उठिए। तो फर्स्ट गवर्नर कौन है RBI के? ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन है सर? ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन है? फर्स्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख। 25th पोजीशन पर शक्तिकांता दास। 24th पर कौन थे? 24th पर थे उर्जित पटेल, और 23rd पर थे रघुराम राजन, ठीक है। 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं, ठीक है। महेश कुमार जैन, MD पात्रो, M राजेश्वर राव, T रविशंकर। मुझे ये भी याद है किसने किसको रिप्लेस किया, उतना तक आपको याद रहना चाहिए। इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए एग्जाम के लिए दोस्तों, ठीक है। और पॉजिटिव अप्रोच। चलिए आगे बढ़ते। न्यूज नंबर 9, गूगल पे कोलैबोरेट्स विद पाइन लैब्स टू ऑफर टैप टू पे फॉर UPI। अब गूगल पे ने यहाँ पर कोलैबोरेट किया है पाइन लैब्स के साथ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो टेक जायंट Google Pay has launched Tap to Pay for UPI, a new functionality to bring seamless convenience to Tap to Pay unified payments interface UPI। सिर्फ टैप करो पेमेंट हो जाता है, तुम्हें पता ही है ना यार, आजकल तो फोन को भी टैप करो तो ऐसे पेमेंट निकल जाता है, पता है तुम्हें आजकल मतलब क्या क्या नहीं हो रहा है मतलब लाइफ में। अभी हम रिसेंटली कहीं घूमने गए थे, जगह का नाम नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। वहां पे मैंने 1 रुपए कैरी नहीं किया था, मैं आपको सच बताऊं, मेरे जेब में 500 रुपए का नोट था, और मैंने सारी पेमेंट ऑनलाइन करी, छोटे से छोटे वेंडर को लेकर, छोटे से ठेले वाले को लेकर, बड़े से बड़ी रेस्टोरेंट्स में भी सब UPI लेते हैं आजकल। तो यहाँ पे UPI की मतलब क्या, वहाँ पे स्कैन भी नहीं करना पड़ा मुझे, सिर्फ टैप करो अपनी फोन को, सिर्फ टैप करना होता है आपको, बस खत्म, और आपका पेमेंट हो जाता है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर ना बहुत सीमलेस कनेक्टिविटी मिल रही है, इसमें ना बहुत सारे फायदे और डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेज भी कभी मौका मिलेगा तो आराम से अपन डिस्कस करेंगे इसके, लेकिन हम तो एडवांटेज देखेंगे। देखो, सिक्योरिटी बरतना आपका काम है, ठीक है। आपको गवर्नमेंट बहुत सुविधाएं दे रही है, अब तुम उसका गलत यूज भी कर सकते हो, अच्छा यूज भी कर सकते हो, तो अच्छे यूज की तरफ सिक्योरिटी वाइज बढ़ो। आई बात समझ में? द इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय द कोलैबोरेशन ऑफ पाइन लैब्स एंड सो फार द टैप टू फैसिलिटी वाज ओनली अवेलेबल फॉर कार्ड्स। अब कार्ड्स को सिर्फ टैप करके ही क्या कर सकते हो, बाकी फोन, अब फोन में देखो मैंने बोला फोन कर सकते हो, फोन में क्या होता है ना कि वो फोटो रख लेते हैं, अब फोटो को आप ऐसे टैप करोगे तो हो जाता है, लेकिन ये ठीक है आप ऐसा मत करो, आप कार्ड को लेकर कार्ड को टैप करो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, न्यूज नंबर 10, MobiKwik partnered with MS General and SBI General for two-wheeler insurance. MobiKwik has collaborated with Cholamandalam, MS General इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड SBI जनरल इंश्योरेंस। चलो भैया बड़ी चीज है ये तो, है ना। तो यहाँ पर किस किस के साथ तो क्या है पार्टनरशिप की है, वो भी 2 व्हीलर इंश्योरेंस के लिए,
सिंपल बात, टू व्हीलर इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। ऑन दिस प्लेटफॉर्म इट विल ऑफर थर्ड पार्टी एंड कॉम्प्रिहेंसिव टू व्हीलर इंश्योरेंस प्लान। डेफिनेटली इंश्योरेंस तो करवाना ही पड़ता है ना, अगर आप एक्टिवा भी खरीद रहे हो तो इंश्योरेंस के तो पैसे लेता है, हो जाता है। इंश्योरेंस नहीं होगा तो आप गाड़ी चला ही नहीं पाओगे रोड पे, ऑन रोड भी तो आते हैं ना प्राइस, वो होता है। कस्टमर विल जस्ट हैव टू एंटर द व्हीकल नंबर टू बाय इंश्योरेंस ऑन द मोबीक्विक प्लेटफॉर्म। मोबीक्विक के बारे में बात करें तो मोबाइल वॉलेट टाइप का है, बाय नाउ पे लेटर वाला हिसाब इसका, फिनटेक कंपनी जो कि इंडिया में, ठीक है। मोबीक्विक से काफी बार मैंने रिचार्जेस भी कराया, कैशबैक पे चिल्लर होता है इसलिए मैंने छोड़ दिया उससे रिचार्ज करवाना। अब हम रिचार्ज करवाते हैं किससे, फीचर से, फीचर्स काफी अच्छा है, तो आप भी थोड़ा यूज कर सकते हैं फ्यूचर में। चलिए आगे बात करते हैं। न्यूज नंबर 11, HDFC बैंक एडजस्ट बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक्स इन SHG लिंक एज बाय NRLM। पूरा पूरा पढ़ेंगे इसके बारे में। HDFC Bank has adjudged the best performing bank in SHG self-help groups linkage by the National Rural Livelihood Mission's NRLM. The award was presented by Giriraj Singh, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है भाई, is a group lending model with a group of small time women enter into the preneurs coming together for a loan। तो इसे बोलते हैं, मतलब स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, विमेन भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, जो लोन लेने आते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो यहाँ पर HDFC बैंक को बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक बोला गया उस चीज के लिए, क्योंकि बैंक क्या करते हैं ना, इन ग्रुप्स की हेल्प करते हैं कि इनको क्या मिल सके भाई, लोन मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गिफ्ट, ये जो अवार्ड प्रेजेंट किया गया है HDFC बैंक को, वो गिरिराज सिंह जी के द्वारा किया गया है, जो कि मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखो। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 12 के ऊपर। HDFC बैंक शॉपर स्टॉप लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। लो भाई, HDFC बैंक अब कोलैबोरेट हो गया शॉपर स्टॉप के साथ, जो कि अनाउंस कर चुके हैं न्यू रेंज ऑफ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। द क्रेडिट कार्ड विल बी अवेलेबल फॉर ओवर 80 lakhs फर्स्ट सिटीजन कस्टमर्स ऑफ शॉपर स्टॉप अलॉन्ग विद द HDFC बैंक कस्टमर्स। इस क्रेडिट कार्ड को अवेल करने के लिए आपको एक तो सबसे पहले तो शॉपर स्टॉप का कस्टमर होना पड़ेगा और HDFC बैंक का भी कस्टमर होना पड़ेगा, ठीक है। और पहले 80 लाख फर्स्ट सिटीजन को ये अवेलेबल करा दिया गया है, मतलब अभी तक पूरा वर्ल्ड वाइड नहीं हुआ है, पहले 80 लाख जो लेकर चले गए हैं उनको मिल चुका है। तो यहाँ पर HDFC बैंक और शॉपर स्टॉप के क्या है दोस्तों, कोलैबोरेशन है, ये ध्यान रखना क्रेडिट कार्ड, ठीक है, जो कि एक न्यू रेंज यहाँ पर लॉन्च की गई है इन दोनों के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं HDFC बैंक की बात, डेफिनेटली पूरी बात यहाँ पर बताएंगे आपको। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, मुंबई में है। अगस्त 1994 में इसको फाउंड किया गया था, ठीक है। शशिधर जगदीशन इसके CEO हैं, अतानु चक्रवर्ती इसके चेयरमैन है। टैगलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। HDFC बैंक के बारे में एक और बात मुझे आपको बतानी चाहिए। HDFC बैंक जो है वो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक पे नंबर 1 पर आती है हमारे इंडिया में, दूसरी आती है ICICI और तीसरी आती है आपकी SBI, ठीक है। तो ये तीन बैंक को तो कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिरने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखें। चलिए न्यूज नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। GST collections crosses all record of rupees 1.42 lakh करोड़ in March 2022। तो GST का जो कलेक्शन हुआ है वो ऑल टाइम हाई हुआ है 1.42 लाख करोड़ का, हर रिकॉर्ड तोड़ दिए इसने। हालांकि हमने तो नेक्स्ट क्वार्टर का भी पढ़ लिया है, अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते हो नेक्स्ट क्वार्टर का भी पढ़ गया है, लेकिन सबसे हाईएस्ट इसी का था, नेक्स्ट क्वार्टर का भी हाईएस्ट नहीं, ठीक है। तो लास्ट GST कलेक्शन देख लो, जनवरी का था 1,40,000 कुछ, उसके बाद फरवरी का 1,33,000 कुछ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि मार्च का जो कलेक्शन है ना GST का, ऑल रिकॉर्ड हाई है उसके 1.42 लाख करोड़। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये भी एक अच्छी खबर है। नेक्स्ट न्यूज नंबर 14 के ऊपर चलेंगे। सेबी एक्सटेंडेड पूलिंग ऑफ अकाउंट्स टाइमलाइन टू जुलाई 1 ऑन MF इंडस्ट्री रिक्वेस्ट। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री क्या होता है देख लेते हैं। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी, सेबी के बारे में आपको पता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है किसकी, कैपिटल मार्केट की। मनी मार्केट की कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। हैज अग्रीड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बॉडी AMFI's रिक्वेस्ट टू एक्सटेंड द डेडलाइन टू जुलाई 1 फॉर इंप्लीमेंटिंग डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पूलिंग ऑफ अकाउंट्स। क्या होता है ना, बेसिकली कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत दिनों तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती। आज की अगर मैं बात बताऊं तो मेरा खुद का जो डीमेट अकाउंट है वो पूरी तरीके से डिसकंटिन्यू हो चुका है। वहां से मुझे रोज मैसेज आ रहे हैं अपना KYC कराओ, KYC कराओ, KYC कराओ, वापस अपडेट करो तभी वापस चालू होगा, अदरवाइज कभी आप लेन देन नहीं कर सकते। अरे मैंने मन में सोचा है मुझे करना ही नहीं है तो फिर मैं क्यों करूँ, चलो ठीक है, कभी फ्यूचर में डेफिनेटली मुझे कुछ बेचना खरीदना पड़ा तो मुझे उस टाइम बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अभी कुछ आलस के मारे हम नहीं करवा रहे उसको।
तो यहाँ पर उसी तरीके से म्यूचुअल फंड के भी कुछ अकाउंट्स है जो कि पूलिंग डिसकंटिन्यू हो गए हैं। तो यहाँ पर इतने ज्यादा म्यूचुअल फंड की दोस्तों रिक्वेस्ट आती है ना आजकल, क्योंकि लोग जानने लग गए हैं कि कैपिटल मार्केट रिस्की है, लेकिन म्यूचुअल फंड जो होता है ना वो बहुत सिक्योर्ड है, क्योंकि वो पोर्टफोलियो यूनिट्स में काम करता है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर सेबी से बोला गया है कि रिक्वेस्ट कराई गई कि जिसके डिसकंटिन्यू हो गए ना उनको थोड़ा टाइम लग रहा है केवाईसी कराने में, तो उसका जो डेडलाइन है वो बढ़ा दो, तो जुलाई 1 कर दी है ना। Beside the mutual fund industry has agreed to keep the launch for the new fund offers on the hold during this period. अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने ये भी डिसाइड किया कि भैया ये लोग को पहले क्या करने दो, केवाईसी करवा लेने दो, ताकि डिसकंटिन्यूएशन पूरी तरीके से कंटिन्यूएशन में आ जाए। तब तक के लिए कोई न्यू ऑफर लॉन्च मत करो, नहीं तो ये पता चला न्यू ऑफर भी ले रहे हैं और फिर ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, बात ऐसा। ठीक है, AMFI said in the statement. Earlier the MF industry was required to implement a rule on April 1 about the securities of exchange की बात करूं तो चेयरपर्सन हो जाते हैं मधुबीपुरी बुच, हेडक्वार्टर मुंबई में है, फॉर्म किया था 1992 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट रहेगा। म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 15। हाफ वे ऑफ द वीडियो हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। टॉप 30 न्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉप 15 पर हम चल रहे हैं। ठीक है, पैन कार्ड आधार लिंकिंग डेडलाइन एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2023 बट नॉट फॉर फ्री। अब ये क्या बात हुई देखते हैं। The deadline for linking a permanent account number PAN card with Aadhaar, which was supposed to expire on 31st, has now been extended till March 31st, 2023, but not for free. Default invited penalty of 1000 rupees. मतलब पिछले 2020 से, ठीक है 2020 से, जब कोविड नहीं था या फिर कोविड के बाद भी हमारी गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला के बोल रही है पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक कराओ लिंक कराओ लिंक कराओ लिंक कराओ, लोग नहीं करा रहे। तो यहाँ पर इन्होंने एक्सटेंड तो किया है लाइन को, लेकिन उस पर 1000 रुपए की पेनल्टी भी लगाई है। This means if PAN card is linked between April 1 to June 30, then the individual will have to pay a penalty of rupees 500. If a PAN card is linking done after 3 months, then a penalty will be 1000 rupees. As per Income Tax Act, the mandatory for all the users to link PAN with Aadhaar number and also PAN will become inoperative from March 31st next year. अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका इनकम टैक्स स्टेटमेंट तो रद्द होगा ही होगा, साथ साथ आपका पैन कार्ड भी रद्द हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने आज की डेट में पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं लिंक कराया, 1000 रुपए भुगताना भरो और कर दो, क्योंकि आगे आने में बहुत दिक्कत, आगे फ्यूचर बहुत संघर्ष भरा हो जाएगा दोस्तों आप लोग का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना। आप लोग IT फाइल नहीं कर पाओगे, लोन्स मिलने में दिक्कत हो जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, क्योंकि हर जगह तो आजकल IT ये लोग आधार कार्ड पैन कार्ड तो मांगते ही। आजकल तो हर जगह पैन कार्ड मांग रहे हैं, हर जगह पैन कार्ड होता है। तो पैन कार्ड से तुम्हारी सारी जन्म पत्री निकाल सकते हैं, कुंडली निकाल सकते हैं। आधार कार्ड से आपका फोन नंबर अटैच है, ठीक है, फिर पैन कार्ड अटैच हो जाता है, IT रिटर्न तुम भरते हो उसमें आ जाता है, मतलब पूरी तुम्हारी कुंडली निकल जाएगी एक बार में, बंदा क्या है और क्या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 16 के ऊपर। IOB signs MOU with the STPI Next under FinBlue initiative. As a part of FinBlue initiative to promote innovative through financial technologies, Indian Overseas Bank has signed a memorandum with the STPI, that is Software Technology Parks of India, and ये क्या लिख दिया भैया, AICS इनिशिएटिव्स लिखा हुआ है, कुछ शायद स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, कुछ मिसटाइप हो गया यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना तुम लोग। STPI नेक्स्ट, सॉरी हाँ क्या लिखा हुआ है, AIC STPI नेक्स्ट इनिशिएटिव्स, राइट, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने MOU साइन किया STPI के साथ और STPI नेक्स्ट के साथ। ठीक है, बस सिंपल बात। STPI क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेती के अंडर ही आता है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में बात की है, देख लेना थोड़ा इंडियन ओवरसीज के बारे में। टैगलाइन याद रखना, गुड पीपल टू ग्रो विद। ठीक है, MDCU हेडक्वार्टर एस्टैब्लिशमेंट डेट। नेक्स्ट न्यूज नंबर 17 के साथ बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर IFSC असाइंस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पैक्ट विद EDAI। EDAI मैंने अभी भी बताया था, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इंश्योरेंस को संभालता है भाई हमारे इंडिया में। तो यहाँ पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है IFSCA, इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी और EDAI के बीच में, ताकि जो इंटर रेगुलेटरी एक्सचेंज इंफॉर्मेशन होती है, टेक्निकल कोऑपरेशन होता है, सुपरवाइजरी कोलैबोरेशन होता है, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ, मतलब उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। इट वॉज साइंड बाय इंजेती श्रीनिवास, चेयरपर्सन ऑफ IFSCA, देवाशीष पांडे, चेयरपर्सन ऑफ EDAI, एंड द EDAI हेड ऑफिस हैदराबाद तेलंगाना। EDAI का हेड ऑफिस कहाँ पर है, हैदराबाद में, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है वो चेयरपर्सन
IFSC के बैठे थे और देवाशीष पांडे जो कि चेयरपर्सन है एडाई की, उन दोनों के बीच में ये मेमोरेंडम साइन हुआ। नेक्स्ट न्यूज नंबर 18 के ऊपर यहाँ पे देखो पूरी इंफॉर्मेशन तुम्हें दी हुई है एडाई की। चेयरपर्सन देवाशीष पांडा है, और अगर बात करूँ IFSC का भी, तो पूरी उसकी भी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में, ताकि आपके एग्जाम की जो प्रिपरेशन है ना बढ़िया तौर पे चलती रहे। वीडियो अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, तो प्लीज कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करने से मोटिवेशन मिलती है और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की, तुम्हारी और ज्यादा मेहनत करने की। ठीक है, तो तुम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग ऐसी वीडियोस और चाहते हो ना, तो कमेंट करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 18 पर। India's unemployment rate falls to 7.6% in March from 8.1% in Feb। इसमें तो बस आपको डेटा ही ध्यान रखना है, ठीक है, इतना कुछ ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड आपको राजस्थान मिल जाएंगे भाई, जम्मू कश्मीर मिल जाएंगे, बिहार में मिल जाएंगे, त्रिपुरा वेस्ट बंगाल में मिल जाएंगे। लीस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको मिलेगी कहाँ पर, कर्नाटक और गुजरात में। ठीक है, हरियाणा रिकॉर्ड हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 26.7%, उसके बाद आता है राजस्थान, जम्मू कश्मीर वगैरह सब। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है ना, ये थोड़ा सा आप लोगों को ओवरऑल कुछ फिगर्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फरवरी 2022 तक 8.10% के यहाँ पर बोला गया है अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट FICCI प्रोजेक्ट्स इंडिया GDP ग्रोथ रेट टू 7.4%। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एस्टिमेट किया है कि यहाँ पर जो GDP ग्रोथ रेट रहेगा वो करीबन 7.4% का रहेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 20। राइट, तो ये ध्यान रखना। न्यूज नंबर 20। चलो यहाँ पर वापस से सेम चीज आ गई है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात हुई थी, और यहाँ पर बात होगी स्टेट्स और यूटीज की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने WMA लिमिट सेट कर दी है स्टेट्स और यूटीज के लिए 47,010 करोड़ की, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, है ना। तो ये बड़ी अच्छी चीज, बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम। तो लिमिट वॉज चेंज आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी ऑन वेज ऑन मीन्स एडवांटेज स्टेट गवर्नमेंट चेयरमैन श्री सुधीर श्रीवास्तव। ठीक है, द हायर WMA विल बी 51,560 करोड़ वॉज एप्लीकेबल टिल March 31, 2022। तो यहाँ पर WMA लिमिट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कितनी थी, 1.5 लाख करोड़, स्टेट और यूटीज के लिए कितनी है, 47,010 करोड़, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। और इंटरेस्ट क्या लगेगा, वही रेपो रेट, और ओवरड्राफ्ट में 2+ रेपो रेट, है ना, तो ये ध्यान रखो। चलो न्यूज नंबर 21, वेरी इंपॉर्टेंट। Merger of HDFC Limited and HDFC Bank. HDFC Board of Directors have approved the merger of HDFC Bank, India's largest private sector bank, with Housing Development Finance Corporation, India's largest housing finance firm. इस merger के बारे में बताऊं तो this is a two-part merger. In the first step, HDFC Holding Limited and HDFC Investment Limited will be merging with HDFC Limited. In the second step, HDFC Limited will be amalgamated with HDFC Bank. ठीक है, तो मर्जर क्या होता है पूरी तरीके से, मतलब ए और बी जो, मतलब देखो मैं तुम्हें समझाऊं, देखो मर्जर का मतलब क्या होता है। देखो मर्जर मतलब होता है कि कंपनी ए ने पूरी तरीके से अक्वायर हो गए बी पे। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से जो कंपनी है वो बी में चली गई, मर्ज हो गई। और अमेलगमेशन का मतलब होता है ए और बी मिलकर एक नई कंपनी बना रहे हैं सी, ये होता है अमेलगमेशन। आ गई बात समझ में। तो इन द नेक्स्ट स्टेप HDFC लिमिटेड विल बी अमेलगमेटेड विद HDFC बैंक। आफ्टर मर्जिंग टोटल असेट्स ऑफ HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड विल बी मोर देन 25 लाख करोड़। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है ना ध्यान रख लेना भैया, इसका फंड आउटले भी थोड़ा ध्यान रख लेना, और टोटल कितनी हो रही है इसकी असेट्स की, ये भी ध्यान रखना। असेट मतलब पता है ना तुम्हें क्या होता है, पूंजी। असेट मतलब होता है पूंजी जिससे तुम प्रॉफिट कमाते हो। लाइबिलिटी क्या होता है, कर्जा, उधार, राइट, जिससे तुम्हें भुगतना पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 22। सेबी अनाउंसेस आइडियाथॉन मंथन टू प्रमोट इनोवेशंस इन द सिक्योरिटीज मार्केट। अब यहाँ पर बेसिकली SBI ने एक प्रोग्राम यहाँ पर अनाउंस किया है मंथन, जहाँ पे न्यू आइडियाज का प्रमोशन होगा सिक्योरिटीज मार्केट में। The Securities and Exchange Board of India has launched the Ideathon named Manthan for supporting new ideas and innovations in the securities market. The Ideathon was launched by Chairperson Madhavi Puri Budge. Manthan is a 6-week-long ideathon to create pool of ideas and innovative solutions revolving around the securities market. Capital market, share market में ideas कमी थोड़ी ना है लोगों के पास।
तो यहाँ पर इस चीज को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। प्रोग्राम का नाम याद रख लेना, मंथन। प्रोग्राम का नाम क्या हो जाएगा? मंथन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज नंबर 23। SBI signs MOU with Border Security Force. Important. State Bank of India has signed a memorandum of understanding with the Border Security Force to provide solutions for financial security to BSF personnel through the Central Armed Policy Salary Package Scheme. यहाँ पर जो CAPSP है ना, इसका तो पहले फुल फॉर्म आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक सैलरी स्कीम है जो कि SBI मतलब SBI में ही इनके खाते खुलेंगे, सिर्फ SBI ही इस प्रोग्राम को चलाएगी। द MOU विल ऑफर अबाउट बेनिफिट्स ऑफ सर्विंग सिक्योरिटी फोर्सेज, रिटायर्ड पर्सनल एज वेल एज फैमिली पेंशनर्स। यहाँ पर जो भी बॉर्डर पे हमारी सीमा सुरक्षा दल है ना, तो जो भी नौजवान है जो हमारी देश की सेवा कर रहे हैं और शहीद होने के बाद जो पेंशनर्स होते हैं उनको यहाँ पर कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे स्कीम के अंडर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। 24 इंडिया ट्रेड डेफिसिट 2021-2022। तो यहाँ पर द ट्रेड डेफिसिट ऑफ इंडिया, BOP जानते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें एक होता है डेफिसिट, एक होता है सरप्लस। इंडिया जब से आजाद हुआ है हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमेशा डेफिसिट ही रहा है, और इसको बरोबर करने के लिए हमें लोन मांगना पड़ता है किसी IMF से। तो IMF हमें लोन देती है ताकि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को बराबर करके क्या कर सके, बंद कर सके, क्योंकि जब तक बैलेंस शीट बराबर नहीं होगी बंद नहीं होगी। कॉमर्स स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं चीज, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया बैलेंस शीट को मैच करने में, है ना। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में ट्रेड डेफिसिट था 102.63 बिलियन का। 2021-2022 में 192.41 बिलियन का यहाँ पर डेफिसिट देखने को मिला, है ना। रीजन क्या है? रीजन ये है भैया, एक तो कोरोना, दूसरा जो टेल एक्सपोर्ट है सेम पीरियड में वो मिला नहीं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच बड़ा गैप। आई बात समझ में? तो ये एक बड़ा रीजन होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी मैच नहीं करता। नेक्स्ट न्यूज नंबर 25। IM फ्लॉड्स इंडिया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रोग्राम। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हैज लॉडेड India's food subsidy program which prevented increased prevalence to extreme poverty in the country during COVID-19. Appreciating the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, the report demonstrated that the program provided insurance to the poor and prevented an increase of prevalence of the extreme poverty in the country. The stated that doubling entitlements of 2020 during the pandemic helped maintain extreme poverty at a low of 0.8% level. Without any food subsidies, extreme poverty in the pandemic years would have been increased to 1.05%. बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है ना दोस्तों, वो हेल्प करता है एक तरीके का, जो उसके मेंबर कंट्रीज होते हैं जब भी किसी क्रिटिकल सिचुएशन में जाते हैं ना तो वो वहां से लोन उठा लेते हैं। आई बात समझ में? और जब अगर किसी ईयर वो प्रॉफिट कमाते हैं तो वो कुछ पोर्शन IMF को भी देता है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई कुबेर का खजाना है कि लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, कुबेर का खजाना नहीं है। मेंबर कंट्रीज होती है ना, मेंबर कंट्रीज पैसे देती है और बुरा वक्त आने पर पैसे लेती है, तो एक दूसरे की हेल्प भी हो जाती है। तो IMF कभी भी मना नहीं करता है, लोन देता है, ठीक है, विदाउट एनी इंटरेस्ट। ये भी एक बड़ी बात है। और इंडिया जो है ना IMF से आज तक सबसे ज्यादा लोन लिया है, तुम्हें ही पता है, तो ये भी एक बड़ी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूज नंबर, अच्छा देखो यहाँ पे बता ही दिया, चलो बड़ी अच्छी बात है। IMF के बारे में, फॉर्मेशन हुआ था 1945 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, मेंबर कंट्रीज है देख लो, ठीक है ना। इंडिया भी मेंबर कंट्रीज का, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। क्रिस्टानिया जुजाबे MD है, गीता गोपीनाथन डेप्यूटी मैनेजर है इसकी, बाकी सब और कुछ जानने का नहीं है। एक बात और जानने की यहाँ पर ये कि ब्रेटन वुड ट्विंस है, नाम सुना होगा तुमने, ब्रेटन वुड ट्विंस बोला जाता है। किस किस को बोला जाता है? एक तो बोला जाता है IMF को और एक बोला जाता है IBRD को। अभी जो IBRD है ना इसको वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, मतलब वर्ल्ड बैंक ही बोलते हैं, सॉरी वर्ल्ड बैंक भी क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी है दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखना। 26 न्यूज नंबर 26। यूनियन बैंक लॉन्चेस सुपर ऐप यूनियन NXT एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव। अरे ये तो मैंने डेफिनेटली तुम्हें पढ़ा है इसमें करंट अफेयर्स में। The Union Bank of India has launched a super app named Union Next on April 6, 2022. The public sector lender also launched a digital platform called Sambhav. Union Bank has allocated investment outlay of rupees 1000 crore for a current financial year 2022-2023. Union Bank की बात करूँ, टैगलाइन रहती है गुड पीपल बैंक विद MD CEO श्री राज किरण राय जी, जो कि अब क्या हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं दोस्तों। तो इनके बदले कौन आया है? A मनी मेखलाई, है ना, मैंने अभी रिसेंट में 2-3 दिन पहले तुम्हें पढ़ाई ये चीज, है ना, ध्यान रखना। A मनी मखलाई
ये क्या हो चुकी है, एमडी सीईओ हो चुकी है अब यूनियन बैंक की। देखो ये होते हैं अपडेट, ये होता है, इसे इसे ही बोलता है अपडेशन। कि अप्रैल में एमडी सीईओ थे कौन, राजकिरण राय जी यूनियन बैंक के, और जून के महीने में जब हम इसे रिवाइज कर रहे हैं, कौन हो गया, ए मनी मेखलाई। क्या इसे ही बोलते हैं अपडेशन, इसलिए बोलते हैं करंट अफेयर्स फॉलो करो, अदरवाइज फंस जाओगे एग्जाम में तुम लोग, है ना, याद रखना इसको। चलो नेक्स्ट, न्यूज नंबर 27, बंधन लेड ग्रुप टू बाय आईडीएफसी एफएफ म्यूचुअल फंड है ऑब्वियसली, ठीक है, डील वैल्यू 4500 करोड़। तो यहां पर बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग ने बिड जीत ली आईडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की, किससे, 4500 करोड़, लार्जेस्ट डील टू डेट। बंधन बैंक की बात करो, हेडक्वार्टर कोलकाता में भाई, इसका चेयरमैन है अनूप कुमार सिन्हा, एमडी चंद्रशेखर घोष, टैगलाइन आपका भला सबकी भलाई, राइट, ध्यान रखना इसको। चलिए नेक्स्ट, न्यूज नंबर 28 की तरफ चलें। पीएनबी इंप्लीमेंट्स पॉजिटिव पे सिस्टम कंपलसरी फॉर चेक पेमेंट्स वर्थ ₹10 लाख। 10 लाख या 10 लाख से ऊपर के चेक पर पीएनबी ने इंप्लीमेंट कर लिया पॉजिटिव पे सिस्टम, मतलब आपसे पहले डिक्लेरेशन ली जाएगी कि ये चेक आपके द्वारा लगाया गया है कि नहीं लगाया गया, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक हैज इंप्लीमेंटेड द पीपीएस बीइंग कंपलसरी a check payment worth ₹10 lakh on above. This is being done on a move to protect its over 180 million customers for any security threats. ऑलरेडी पीएनबी में इतने घाटे हुए हैं, फ्रॉड्स हुए हैं, मैंने अभी अभी पढ़ाया तुम्हें, उसके बाद तो भैया कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी ना अपने कस्टमर्स को बचाने के लिए। अंडर द न्यू सिस्टम, हाई वैल्यू चेक्स ₹10 lakh और above will be cleared using after reconfirmation with the issuer of the check। मैंने बोला कंफर्म करेगा वो, तुम्हारे पास मैसेज आएगा कि क्या तुमने सच में 10 लाख रुपए का चेक इस बंदे के नाम पे लगाया है या कंपनी के नाम पे लगाया है, तुमसे रिकन्फर्म कर ही उसको क्लियर करेगा। इसे ही बोलते हैं पॉजिटिव पे सिस्टम। अबाउट पॉजिटिव पे सिस्टम, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया 2021 में फॉर द चेक ट्रांजेक्शन अबाउट 50,000 एंड दिस विल डन टू एनहांस सेफ्टी एंड एलिमिनेट फ्रॉड्स, जो कि बहुत अच्छी चीजें होनी भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, चलो इसमें ये पॉजिटिव पे सिस्टम क्या होता है मैंने बता दिया तुम्हें, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना खुद से भी। पंजाब नेशनल बैंक की बात करूं, फाउंडेड 1894 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, एमडी सीईओ अतुल कुमार गोयल है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, जो कि इसकी टैगलाइन है, जो तुम्हें याद करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो स्टैट्स है आपको हम प्रोवाइड कराते ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है मजबूत हो सके। चलिए आगे, न्यूज नंबर 29, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एंड कवरस्टैक जॉइन हैंड्स टू ऑफर इंश्योरेंस। ICICI Direct and Coverstack has announced a partnership to offer insurance on ICICIdirect.com that will be powered by Coverstack. Coverstack operates Coverox Insurance, which follows a plug and play model. सिर्फ ये ध्यान रखना, सिर्फ ऊपर वाली लाइन है ना, इसको पढ़ लो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ज्यादा इस पर हम लोग डिस्कशन नहीं लेंगे। आईसीआईसीआई के बारे में आपको पता ही है, ये भी एक तरीके का क्या है, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है दोस्तों इंडिया में, तो ये भी ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। वर्ल्ड बैंक एंड AIIB will provide ₹7,500 crores loan to गुजरात मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक और AIIB ने प्रोवाइड किया लोन 7500 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को फॉर मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट के लिए, जो कि नेक्स्ट 5 ईयर्स तक का एस्टिमेटेड कॉस्ट रहेगा 10,000 करोड़ का। इस प्रोजेक्ट का एम क्या है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मेक इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर एंड बिल्ड स्किल्स विच विल हेल्पिंग जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अमंग द यूथ अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स इन गुजरात। तो इसका मेन जो मोटिव है ना, मोटो ये यही है, जो ये जो पॉइंट आपने पढ़ा है ना वही है। आगे बात करते हैं इसकी, तो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हुआ 2021 में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात विल स्पेंड 10,000 करोड़ इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ओवरऑल 35,133 गवर्नमेंट एंड 5,847 ग्रांट इन 8 स्कूल इन द स्टेट्स, राइट। तो ये ध्यान रखना, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को इस प्रोजेक्ट के बारे में दी है कि इसका लॉन्च डेट क्या है, और ये नेक्स्ट 5 ईयर का विजन लेकर चल रहे हैं जिसमें गुजरात गवर्नमेंट स्पेंड करेगी 10,000 करोड़ रुपए। तो फंड आउटले पर भी क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। हेडक्वार्टर क्या है, वॉशिंगटन डीसी, फॉर्मेशन 1944 में हुआ है, प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, एमडी सीएफओ कौन है इसके, अंशुक्ला कांत, और चीफ इकोनॉमिस्ट हो जाएंगे कैमरन ब्रेनहार्ट। वर्ल्ड बैंक की बात होगी, वर्ल्ड बैंक जिसको IBRD भी बोला जाता है, अभी भी मैंने पढ़ाया था, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना स्टैट्स है ना, जब भी एग्जाम देने जाओ ना वापस से एक बार है ना गूगल कर लेना, कुछ चेंजेस हुए तो तुम्हें ध्यान रहने चाहिए।
तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।